हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम जी के स्टडी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट साइकोलॉजी को, जो कि आपके एचपी टेट जून 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपके आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल तीनों पेपर में आपसे पूछी जाती है साइकोलॉजी 30-30 मार्क्स की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो आपके पास फर्स्ट स्लाइड में आपके पास दिया गया है साइकोलॉजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ओरिजिन है आपका साइकोलॉजी का, कहाँ से हुआ है। ये ग्रीक वर्ड साइकी जमा लोगोस वर्ड से हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ सोल। तो इसे ही सोशल साइंस कहा जाता है, इसे ही साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, इसी तरह से आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड, साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। नेक्स्ट बात करते हैं विलहेल्म वुंट की। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले लैब सेट की थी लिप्जिग जर्मनी में इन 1979 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेल्फ इंट्रोडक्शन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड को, जिसे ही कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इंडिया में सबसे पहले आपकी लेबोरेटरी साइकोलॉजी की कब एस्टेब्लिश हुई थी, वो 1916 में पहली साइकोलॉजी की आपकी लैब सेट हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार देखने को मिला है आपका प्रीवियस ईयर टेट में। तो आपकी कहाँ पर ये एस्टेब्लिश हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। और किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आते हैं विलियम जेम्स। तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 1890 में इन्होंने दिया था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट है आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये तो आपके एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। नेक्स्ट आपका आता है मैरी व्हीटन कैल्किन्स। तो इन्होंने आपकी जो APA है, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एक बार, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसकी ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। कब बनी थी? 1901 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट आते हैं आपके सिगमंड फ्रीड। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो जो ये आपकी साइको एनालिटिकल थ्योरी है या साइको एनालिसिस थ्योरी है, तो इसे का ये काय पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन फीलिंग्स रहती है आपकी, जो आपकी फीलिंग्स होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है। ये भी पूछा गया था कि कौन सी थ्योरी निम्नलिखित में से साइको एनालिसिस या बेस्ड ऑन फीलिंग पे बेस्ड है आपकी। तो आप क्या कौन सी थ्योरी थी? साइको एनालिसिस। नेक्स्ट आप कहते हैं JB वॉटसन। तो ये भी अमेरिकन है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? JB वॉटसन को। तो और कौन कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट है जो आपके बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है? इवान पेवलोव है, BF स्किनर है, क्लार्क हल है, E.L. थॉर्नडाइक है। तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड है? बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलता है कि आपके 3 साइकोलॉजिस्ट आपके इंटर रिलेटेड होते हैं और एक वो जो फोर्थ है आपका वो उनसे रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं वार्थिमर कोलर। तो जो कोलर है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो जो अनदर जो साइकोलॉजिस्ट है जो आपके रिलेटेड है गेस्टाल्टिज्म से, वो है कोफका एंड लेविन। कोफका और लेविन भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरन बेक। एरन बेक को कहा जाता है कॉग्निटिव थ्योरी। इन्होंने क्या दी थी? कॉग्निटिव थ्योरी दी थी 1960 में। नेक्स्ट आपके आते हैं मिलर एंड ब्रूनर। तो इन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि इन्होंने क्या किया था? एस्टेब्लिश एक कॉग्निटिव स्कूल किया था। कब किया था? 1960 में किया था। नेक्स्ट आप कहते हैं जेरोमे ब्रूनर। तो इन्होंने थ्योरी दी थी कौन सी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। तो इन्होंने 3 आपके इसके
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के आपके दिए थे जो टाइप है, फर्स्ट है इनएक्टिव, दूसरा है आइकॉनिक, तीसरा है सिंबॉलिक लर्निंग। तो 3 तरह की लर्निंग की बात की है इन्होंने, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं आपके जीन पियाजे। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? कॉग्निटिज्म का फादर कहा जाता है जीन पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका बात करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें आपकी बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या रहता है आपका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बीच में। तो जो आपकी डेवलपमेंट होती है ये कैसी ग्रोथ है? प्रोग्रेसिव चेंज है, ये आपके प्रोग्रेसिव चेंज है। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है आपका? फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशन एंड सोशल, ये आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स आते हैं डेवलपमेंट के। तो जो आपके ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ चलती है, वॉर्म से टॉम तक चलती है, यानी कि आपकी गर्भ से आपकी कवर तक चलती है। ये ऐसी प्रोसेस है आपकी जो थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो ये भी पूछा गया था एक बार, वॉर्म टू टर्म चलने वाली प्रोसेस कौन सी है? डेवलपमेंट है। एक्सेप्ट पियाजे, पियाजे के अनुसार ये आपकी थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है, कुछ समय के बाद रुक जाती है डेवलपमेंट भी। तो नेक्स्ट आपकी इसमें बोलते हैं कि ये आपका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जो आपका डेवलपमेंट है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। दूसरा क्या बोलता है इसमें आप, ये बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की आपकी इसमें डेवलपमेंट आती है। नेक्स्ट आपका आता है ये फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों का ये फंक्शन रहता है आपका डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है जितनी भी लाइन इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट आपका आता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है जो डेवलपमेंट है, तो ये आपका सब्जेक्ट टू असेसमेंट रहता है, सब्जेक्ट टू असेसमेंट रहता है आपका कौन? डेवलपमेंट। तो आपकी नेक्स्ट बात करते हैं पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। जो आपकी डेवलपमेंट है ये पॉसिबल है, विदाउट ग्रोथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका ये इंटीग्रेटेड है, यानी कि जैसे मैंने शुरू में बात की कि इसमें सारे एस्पेक्ट आते हैं आपके, जैसे फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट, ये सारी क्या है? डेवलपमेंट में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ क्या है आपकी? इसमें आपकी फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं हम, फिजिकल या स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं जो आपके बॉडी में होते हैं। जैसे आपका मास, वेट, हाइट जो आपके समय के साथ बढ़ती रहती है और कुछ समय के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। वेट तो बढ़ सकता है, घट सकता है थ्रू आउट द लाइफ, बट आपकी जो हाइट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। ये आपकी कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, स्टॉप्स आफ्टर ए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद ये रुक जाती है ग्रोथ। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं ये कैसा है? ये नैरो कॉन्सेप्ट है आपका, ये ओनली क्वांटिटेटिव है, यानी कि आपकी हाइट, वेट और साइज की बात करता है। नेक्स्ट आपका कहते हैं कि ये किसका फंक्शन रहता है? ऑर्गेनिज्म का रहता है, ओनली ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है आपकी ग्रोथ, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपकी आती है ये सब्जेक्ट टू मेजरमेंट, यानी कि आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। हम अपनी हाइट को माप सकते हैं, हम अपने वेट को माप सकते हैं और मास को भी माप सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेटेड नहीं रहता है जो ग्रोथ है। तो ये आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है एक ना एक। नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। कितने डोमेन्स रहते हैं आपके? मेनली 4 रहते हैं आपके, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट बार एक एक करके इनको देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपकी 2 तरह की डेवलपमेंट रहती है, आपकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नहीं तो इसमें आपके पास जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है इसमें बच्चा का यूज़ करता है, यूज़ ऑफ लार्ज मसल्स, जो हम लार्ज मसल का यूज़ करते हैं, जैसे आपकी वॉकिंग होगी, जंपिंग होगी, किकिंग होगी, क्लाइंबिंग यानी आप किसी पहाड़ में चढ़ रहे हो या थ्रो कर रहे हो आप, ये सारी आप बड़ी अपनी जो आपकी हड्डियाँ हैं उनकी हेल्प से यूज़ करते हैं हम। तो इसमें आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होती है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होती है, कभी भी फाइन टू ग्रॉस नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि आपका बच्चा क्या होता है, सबसे पहले उसका जो सिर होता है वो अनस्टेबल होता है, उस सबसे पहले उसको वो स्टेबल करता है, उसके बाद क्या करता है वो धीरे धीरे आपका आगे आगे खिसकता है और अपने
चारों अपने पैर और हाथ की हेल्प से खड़े होने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपकी ये डेवलपमेंट होती है। जैसे नेक्स्ट आपकी आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आपका यूज़ ऑफ फिंगर्स एंड थम्स होता है, यूज़ ऑफ फिंगर्स एंड थम। तो इसमें आपके पास क्या रहती है, ड्राइंग स्किल होगी, पेंटिंग, राइटिंग, यूजिंग सीजर्स यानी आप कैंची का यूज़ कर रहे हो, अपने शूज़ के आपके जो लेसिस है उनको बांध रहे हो, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट में आती है। तो ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट की याद बात करते हैं। तो कोग्निटिज्म क्या से रिलेटेड होता है, आपके माइंड से रिलेटेड होता है। तो इसमें आपके पास लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात करते हैं। जो लेफ्ट ब्रेन होता है आप में उस वो क्या में हेल्प करता है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ रहती है, लेफ्ट ब्रेन में होती है। तो नेक्स्ट जो राइट ब्रेन होता है उसमें क्या क्या रहता है, आपका क्रिएटिविटी, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन करता है आपका। तो ये याद रखेंगे आप, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है आपकी सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट भी आपकी कैसी प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो आपके पूरे ज़िंदगी भर चलती रहती है। तो जो आपका मोरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक जो आपका विकास होता है, वो किससे रिलेटेड होता है, सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ये आप याद रखेंगे, मोरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। तो आपसे पूछ सकते हैं ये भी। नेक्स्ट आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो आपके रेत से एक साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि जो इमोशंस होते हैं हमारे, ये हमारी लाइफ को कैसे करते हैं, कलरफुल बनाते हैं, कलर्स ओवर लाइव्स। तो याद रखेंगे आप, ये स्टेटमेंट किसकी है, रेट्स की है। तो आपके इमोशन और कोग्निशन दो टर्म्स आती है, इमोशंस एंड कोग्निशन। तो ये कैसे रहते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा गया था कि इमोशंस एंड cognitions आर इंटरलेटेड, नॉट इंटरलेटेड, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इंटरलेटेड रहते हैं ये दोनों। तो नेक्स्ट एक एक करके इनको देखते हैं। जो आपके इमोशंस और, तो इमोशंस को आपका हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, संवेग। और जो कॉग्निशंस होते हैं इन्हें कहते हैं संज्ञान, संज्ञान। जो ये दोनों कैसे रहते हैं, इंटरलेटेड रहते हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, किस तरह के रहते हैं। जो आपका इमोशन की बात करते हैं, सबसे पहले इसका ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, लैटिन वर्ड इमोवेट से हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू एक्साइट, टू एक्साइट। तो याद रखेंगे आप। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन। वाटसन क्या है, आपके एक साइकोलॉजिस्ट है। इनके अनुसार आपके इमोशन 3 तरह के होते हैं। पहला आपका फियर, डर हो गया आपका, दूसरा एंगर, आपका जो गुस्सा होता है, क्रोध, और तीसरा होता है लव। तो 3 तरह के आपके इमोशन रहते हैं, किसके अनुसार, वर्सन के अनुसार 3 तरह के इमोशन रहते हैं। तो जो आपके इमोशंस है ये किस किस को आपके इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपकी कौन कौन सी आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है इमोशंस के कारण। तो आपके ये लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और कॉग्निशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, इमोशन इफेक्ट्स कॉग्निशन। तो नेक्स्ट आपकी बात करते हैं ह्यूमन इमोशन किस तरह के होते हैं। जो आपके आदमी है, आदमी के इमोशन किस तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बोथ दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निशन की, संज्ञान की। तो आपके पास इसमें जो कॉग्निशन होता है उसे क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी आपकी टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। तो ये क्या है आपका कॉग्निशन, मेंटल एबिलिटी टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपके क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं, मेंटल एक्टिविटीज़, जो भी आपकी दिमाग की एक्टिविटीज़ है, जैसे लॉजिक हो गया आपका, कोई लॉजिक लगा रहे हो आप, मेमोरी होगी आपकी, थिंकिंग होगी आपकी, क्या सोच रहे हो आप, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कॉग्निशन एंड इमोशंस है ये बाय डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं, ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से केस में आपके ये कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये आपके जैन जोंग का केस है एक, जिसमें आपके इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में आपके ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। तो जो ये एक्सेप्शंस होती है ये बार बार पूछी जाती है, आपसे पूछेंगी कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
इन विच केस, तो आपका जो जेनजोंग का केस है उस केस में आपके ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आपके पास एक 3 रिंग कॉन्सेप्शन ऑफ गिफ्टेडनेस की आपका बच्चा गिफ्टेड कब होगा। तो आपके पास 3 तरह की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। एक आपके पास क्या होना चाहिए, एबव एवरेज एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके पास। तीसरा आपका टास्क कमिटमेंट, कि आप कितने कमिटेड रहते हो अपने काम के प्रति। तो जिस बच्चे में ये तीनों एबिलिटीज़ पाई जाएंगी वो आपका गिफ्टेड होगा। तो उसके पास गिफ्टेडनेस एविडेंट होगी, वो हमें होगा ही होगा आपका कैसा, गिफ्टेड बच्चा। तो ये आप याद रखेंगे। क्या क्या होना चाहिए, आपकी एबव एवरेज एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा आपका क्रिएटिविटी होनी चाहिए और टास्क कमिटमेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है इसमें एक कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन देखने को मिला था एक बार, कि जो आपका मेटा कॉग्निशन है तो ये किससे रिलेटेड रहता है, ये आपका ब्रेन से रिलेटेड रहता है, ब्रेन से रिलेटेड रहता है। तो इसमें आपके पास इसका मतलब क्या होता है उसको देखने ज़रा। जो मेटा है इसमें जो फर्स्ट टर्म है, दो टर्म से लेकर मिला है, मेटा प्लस कॉग्निशन। तो जो मेटा है, मेटा का मतलब बियॉन्ड होगा, कॉग्निशन का मतलब क्या हुआ, मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, बियॉन्ड द माइंड या मेंटल थिंकिंग एबिलिटी। तो जो आप इसको क्या बोल सकते हो, हाई लेवल थिंकिंग है। ये किस तरह की है, हाई लेवल थिंकिंग है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, जॉन फ्लेवल ने दिया था 1977 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसने दिया था, जॉन फ्लेवल ने दिया था। कब दिया था, 1977 में। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं, कि हाई लेवल थिंकिंग होती है मेटाकॉग्निशन में। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये भी एक बार देखने को मिला था कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। नोइंग अबाउट नोइंग, कि जिसके बारे में आप जानते हो उसके बारे में और जानना है आपने। कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, तो इसमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो अगर आपकी मेटा कॉग्निशन की जो साइकिल है उसकी बात करें तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, असेस करेगा। किसी भी टास्क की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे टास्क को। उसके बाद क्या करोगे, इवेलुएट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कि वो जैसे हम कोई काम टास्क को देखेंगे सबसे पहले कि क्या टास्क दिया गया हमें। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक अप्रोच को हम प्लान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी जो स्ट्रेटजी हमने जो प्लान बनाए हैं उनको अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो रिफ्लेक्शन होगी हमें कि अब हमने जो अप्लाई किए थे अपने प्लान वो सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। अगर नहीं बैठ रहे होंगे तो हम एडजस्ट करेंगे, उसमें दोबारा से उनको मॉडिफाई करेंगे और फिर से आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ये आपकी पूरी प्रोसेस किसकी है, मेटाकॉग्निशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की। तो कितनी स्टेजेस रहती है आपके पास उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी आती है प्री नेटल स्टेज। तो आपकी जो प्री नेटल स्टेज है वो कौन सी है, कंसेप्शन टू बर्थ। जब आपका बच्चा क्या रहता है, गर्भ में रहता है, तो उसके बाद आपका ये बर्थ तक का टाइम पीरियड रहता है, उसको कौन सी स्टेज कहा जाता है, प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। तो जो आपका बच्चा होता है 9 मंथ 10 डेज तक आपके जो उसका टाइम पीरियड रहता है पेट में अपनी मदर के, 280 डेज 40 वीक को। तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे इसमें से। तो आपके पास इसमें 3 स्टेजेस अंदर आती है आपकी इसके प्री नेटल के। तो फर्स्ट पीरियड को क्या कहते हैं, जर्मिनल पीरियड। तो ये 0 से 2 वीक तक रहता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, तो 3 से 8 वीक तक ये रहता है। नेक्स्ट आता है फीट एज, तो ये 9 वीक से 9 मंथ तक रहता है। नेक्स्ट आपका कौन सा इसमें स्टेज आती है, स्टेज ऑफ इन्फांसी। स्टेज ऑफ इन्फेंसी कब से कब तक रहती है, 0 से 2 ईयर्स तक रहती है। इसमें आपके पास बच्चा क्या करता है, अपने बॉल कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कहा जाता है इसे। तो जो आपका ये सेंसरी मोटर डेवलपमेंट स्टेज है, सेंसरी डेवलपमेंट स्टेज है आपकी। जैसे आपकी टच, बच्चा क्या क्या करता है, अब जो आपके टच होती है, स्मेल होती है, हीयरिंग होती है, टेस्ट होता है, वो सारी इसकी जो भी एबिलिटी है वो डेवलप हो रही थी इस पीरियड में। तो इसको वन वर्ड एज कहा जाता है, वन वर्ड एज और पीरियड, एज और पीरियड कहा जाता है। क्योंकि इसमें में जो बच्चा है सिर्फ एक वर्ड बोल पाता है, माँ बाप, इस तरह से पिताजी, तो इस तरह से आपके एक वर्ड बोल पाता है।
तो इस समय में क्या कर सकता है बच्चा, फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। जैसे बात कर रहे होते हैं पेरेंट्स, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है बच्चा। नेक्स्ट आपकी इसमें आती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो ये कब से कब तक रहता है, 2 से 6 ईयर तक रहता है। तो इस एज को क्या कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है, प्ले एज भी कहा जाता है, इमिटेटिव एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चे की आपकी क्या क्या एबिलिटी होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी होता है, वेरी टॉकटिव होता है, गुड लिसनर होता है, अच्छे से सुनने वाला होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है। किस पीरियड में होता है ये, अर्ली चाइल्डहुड में। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इस पीरियड में देखने को मिलती है, किस एज में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट होती है आफ्टर बर्थ। अगर आफ्टर बर्थ की बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट सब किस पीरियड में सबसे फास्ट होती है, अर्ली चाइल्डहुड में। इमिटेटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये आपका पीरियड, इस पीरियड को क्या कहा गया है, इमिटेटिव वर्सेस गिल्ट। किसके द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है। ये क्वेश्चन देखने एक बार पूछा गया था कि कितनी स्टेजेस दी है, 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी है एरिक्सन ने, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका आता है लेटर चाइल्डहुड। तो ये आपका स्कूल एज भी कहा जाता है इसे, 6 से 12 ईयर्स। इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। इस एज को आपका ट्रबलसम एज भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बच्चे सबसे ज़्यादा ट्रबल इसी टाइम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसको गैंग एज भी कहा जाता है। जो बच्चा होता है वो अपने जो खिलौने हैं, अपने जो उसके ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ शेयर करना शुरू कर देता है। इसको एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है, प्ले एज भी इसी को कहा जाता है। तो इसको लेटेंसी स्टेज कहा है, किसने कहा है, फ्रूड ने, सिगमंड फ्रूड ने इसको क्या कहा है, लेटेंसी स्टेज कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, किस साइकोलॉजिस्ट ने किस पीरियड को क्या कहा है। नेक्स्ट इसको कहा है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी स्टेज, किसने कहा है, एरिक्सन ने कहा है, ये याद रखेंगे आप। और क्या कहा गया है, इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा गया है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, सोशलाइजेशन, यानी कि अपनी जो आपकी समाज है उसके साथ अपने जो विचार है उनको बैठाने की कोशिश करता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है। तो इसमें में आपकी फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड इसी से एज में आपकी डेवलप होती है बच्चे में, कि वो अपने शेम भी फील करता है और प्राइड, ये अगर आप उसको प्रेज करोगे तो उसे अपने आप में प्राइड महसूस होता है। नेक्स्ट आपकी आती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो एज है आपकी 13 से 18 ईयर्स के बीच में रहती है। तो इस पीरियड को क्या कहा गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज कहा गया है। किसके द्वारा, स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। ये पूछा गया एक बार, तो आप इसको याद रखेंगे। और इस पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है। इस समय में आपकी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास इसको स्टेज ऑफ अनरियलिज्म भी कहा जाता है, ब्रिज पीरियड भी कहा जाता है इसी को ही। तो जो आपके बच्चे होते हैं वो अपोजिट सेक्स के प्रति आपका अट्रैक्शन फील करते हैं। तो इस पीरियड को कहा है स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, किसने कहा है, एरिक्सन ने। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है, स्ट्रेस एंड वर्सेस स्टॉर्म एज कहा है स्टैनले हॉल ने, और स्टेज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस कहा है एरिक्सन ने। नेक्स्ट इसमें आपके इमोशनल अनबैलेंस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के इस पीरियड में। तो आपके पास वो अपने पेरेंट्स के प्रति ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो सही नहीं सोचते उनके बारे में। तो ये सारी सोचें इसमें में बच्चों के माइंड में चलती रहती है। तो नेक्स्ट आपके इसमें में डे ड्रीमिंग करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं। तो ये आपके पूछे जाते हैं, इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी। नेक्स्ट बात करते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की। तो आपके जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, सबसे पहले हमने देखा कि डायरेक्शन का ये आपका प्रिंसिपल है। वैसे तो बहुत सारे हम इंपॉर्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो आपके पास आता है लॉन्गिट्यूडिनल या सेफलोकॉर्डल प्रिंसिपल है। ये आपके डायरेक्शन का प्रिंसिपल है कि आपकी डेवलपमेंट कहाँ से किधर को होती है बच्चे में। तो फर्स्ट है आपका सेफलोकॉर्डल या लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट। तो ये आपकी हेड टू टॉय होती है, यानी कि सिर से पैर की तरफ।
तो आपके पास सबसे पहले बच्चा किसको, अभी मैंने बात की थी पहले कि आपका बच्चा सिर को सबसे पहले कंट्रोल करेगा, उसके बाद आपके पास पैर से चलने की कोशिश करेगा। तो ये आपकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है शुरू, हेड टू टॉय। तो आपके पास ड्यूरिंग बर्थ, जो आपके बचपन में जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसमें उसका जो सिर है वो उसके शरीर का 25% होता है। इंपॉर्टेंट रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। तो आपके पास नेक्स्ट आपका इसमें आता है प्रॉक्सी मोडिस्टल, आपका ये डेवलपमेंट होती है। ये किस तरह से होती है, नियर टू फार, या इसको सेंटर टू अवे, सेंटर टू आउटसाइड, यानी कि आपके केंद्र से बाहर की तरफ आपकी डेवलपमेंट होती है, सेंटर टू पेरीफेरी यहाँ पे लिखा है। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन थी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी की। तो जो हेरिडिटी है आपकी, ये क्या है, आपकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, यानी कि आपके जो पेरेंट्स है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल बात करें तो जो आप तक ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड में। तो इसको क्या कहा जाता है, हेरिडिटी को इसको कहा जाता है सम टोटल ऑफ ट्रेड्स। जितने भी आपके ट्रेड्स हैं उनका सम टोटल होता है आपकी हेरिडिटी। तो इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या आती है, एक आती है जीन्स। तो जीन्स का काम क्या होता है, ये आपके कैरियर एंड डिटरमाइनर्स ऑफ हेरिडिटी होते हैं। ये क्या है, कैरियर एंड डिटरमाइनर्स ऑफ हेरिडिटी है। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम आपके दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट है क्रोमा प्लस सोमा। तो आपके पास इसका मतलब क्या हुआ, कलर ऑफ द बॉडी, यानी कि कलर ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपके पास 23 पेयर्स होते हैं, 22 नॉन सेक्स पेयर हैं, जो आपके अनदर जो आपकी डेवलपमेंट होगी उसके जितने भी जीन्स होते हैं आपके इसमें रहते हैं पेयर्स में। तो एक आपका सेक्स होता है, जैसे आपकी मदर होती है, मदर में कौन कौन से पाए जाते हैं, एक्स एक्स, और जो पेरेंट जो आपके फादर है उसमें होता है एक्स वाई। तो ये ही आपके डिटरमाइन करते हैं कि आपका सेक्स क्या होगा, आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। अगर आपका एक्स वाई आपका इकट्ठे होता है तो आपके पास मेल आपका बच्चा मिलेगा। तो अगर आपके पास एक्स एक्स आपके इकट्ठे होते हैं एग्स, तो आपके पास जो ये पेयर बनता है तो आपके पास यहाँ पे फीमेल यानी कि बेबी गर्ल आपकी पैदा होगी। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट आती है जायगोट। तो जायगोट आपका फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है, ये पूछा गया है बार बार। जायगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग सेल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्विंज की। तो आपके पास दो तरह के ट्विंज देखने को मिलते हैं, फर्स्ट होता है इडेंटिकल, दूसरा होता है नॉन इडेंटिकल या फ्रैटर्नल। तो जो आपके पास इडेंटिकल चाइल्ड होता है उसमें क्या होता है, आपका एक फर्टिलाइज्ड एग आपका दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक एग से दो बच्चे बनेंगे, आपका एक फर्टिलाइज्ड एग दो में टूट जाएगा। इन दोनों बच्चों के सेम सेक्स होंगे। कई बार क्या देखने को मिलता है हमें कि दो बच्चे पैदा होते हैं, वो दोनों ही लड़के हैं या गर्ल्स होती है आपकी, तो वो आपके कैसे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन आइडेंटिकल या फ्रैटर्नल ट्विंस। तो इनमें आपके पास टू ओवम होंगे, तो दो आपके पास दो अंडे होते हैं। तो इनसे आपके इनके जो सेक्स होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, एक बॉय होगा एक गर्ल होगा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। आपकी ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाता है कि थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। तो फर्स्ट आपके पास आती है गैल्टन थ्योरी। तो जो गैल्टन थे इन्होंने बोला कि जो आपके पास हेरिडिटी है तो आपको ये ऐसा नहीं होता कि आपके जो पेरेंट्स है मदर फादर है उनसे आपको पूरी की पूरी हेरिडिटी या आपके जीन जो होंगे आप इनकी कॉपी बनेगी। तो आपके पास इसमें आपका इनका एंसेस्टर्स जो आपके रिमोट एंसेस्टर्स हैं उनका भी रोल रहता है, उनकी हेरिडिटी भी आप में आती है। जैसे आपके पास 50%, यानी कि आपके मदर फादर से आपको 25% मदर से मिलेगा, 25% किससे मिलेगा, आपके फादर से मिलेगा। और बाकी जो आपका 1/4 हिस्सा रहता है आपके ग्रैंड फादर, यानी कि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर से आपका 1/4 मिलेगा आपको। उसी तरह से इधर से भी आपके नाना नानी से आपको 1/4 हिस्सा मिलेगा, जो हेरिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आपके उनके भी ग्रैंड एंसेस्टर होंगे उनसे आपको कितना मिलेगा, 1/8 फ्रॉम ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये यहाँ पे लिखा है, मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो ये कौन सी थ्योरी आपको बताती है, गैल्टन थ्योरी बताती है कि जो हेरिडिटी डज नॉट गो मेनली टू इमीडिएट एंसेस्टर्स।
तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी में ये बात हुई है। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा। तो ये थ्योरी किसने दी थी? वीजमैन ने दी थी। किसने दी थी? वीजमैन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई है 1-2 बार। तो ये क्या बोलता है कि जो आपके पेरेंट्स है वो केवल आपके क्या है? ट्रस्टेड ऑफ जर्म प्लाज्मा है, नथिंग एल्स। यानी कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपके पास क्या है? आपको हेरिडिटी का जो आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है तो उसकी क्या है? सिर्फ ट्रस्टेड है। यानी कि उनके पास आपका जो हेरिडिटी है वो सेफ रहती है। जैसे अब आप छोटे बच्चे हैं तो आपके भी बच्चे होंगे तो आपकी हेरिडिटी किस में जाएगी? आपके बच्चों में जाएगी। तो ये किसने कहा था? कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्मा, वीजमैन ने दी थी ये थ्योरी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी कौन सी आती है? मेंडल्स थ्योरी। तो ये आपके एक ऑस्ट्रियन प्रीस्ट थे। तो इसको कहा जाता है कॉल्ड ऑफ लॉ ऑफ रिग्रेशन और सेग्रेशन, भी इसको कहा जाता है लॉ ऑफ रिग्रेशन और सेग्रेशन। तो इसमें आपका क्या बोलता है और क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ डोमिनेश एंड सेग्रेशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? जो मेंडल थे आपके साइंटिस्ट, ऑस्ट्रियन प्रिस्ट थे सॉरी। तो इन्होंने आपके पीस मटर जो हैं उनके ऊपर आपके एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या क्या किया था? ह्यूमन के ऊपर। तो जो आपके जो पीज है वो शॉर्ट एंड टॉल लिए थे उन्होंने, दो दो वैरायटी के आपके पीज लिए थे। तो सबसे पहले आपके जो फर्स्ट जनरेशन हुई थी वो किस तरह की आती है? हाइब्रिड आती है। यानी कि आपकी सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल होंगे। उसके बाद आपके पास कैसे आएंगे? 50% आपको मिक्स मिलेंगे। यानी कि आपके टॉल एंड ना तो ज़्यादा लंबे होंगे ना तो ज़्यादा छोटे होंगे। उसके बाद 25% कैसे होंगे? 25% आपके टॉल होंगे और आपके पास 25% स्मॉल होंगे। और जो लास्ट में आपके पास मिलेगा वो मिलेगी आपको प्योर शॉर्ट। आपके स्मॉल स्मॉल आपकी 100% आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह से आपकी ये रहता है इसमें। तो जो ह्यूमन होते हैं उसमें क्या करता है? जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर की बात की गई थी इसमें। तो आपके पास जो ब्लैक होता है वो डोमिनेट कर जाता है वाइट को। और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? रेड के ऊपर। इन्होंने वाइट एंड ग्रे कलर के 2 रेड लिए थे। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन रहती थी वो 100% हाइब्रिड रहती थी। सेकंड जनरेशन में आपके पास 25% टॉल टॉल रहते हैं और बाकी 25% कैसे होंगे? स्मॉल स्मॉल। और 50% टॉल स्मॉल। तो ये मैंने बात कर ली है। तो ये कौन सी थ्योरी थी? आपकी मेंडल्स थ्योरी थी। तो नेक्स्ट आपका आता है डार्विन थ्योरी। तो डार्विन थ्योरी ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी। तो इनकी एक बुक आती है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इनके अनुसार क्या है? जो यूनिवर्स में लाइफ है, यूनिवर्स और जो लाइफ है आपकी, जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड की बात करते हैं। तो इसका जो ये ऑल एस्पेक्ट्स है ये किसका प्रोडक्ट है? डेवलपमेंट का ही प्रोडक्ट है। आपका जो यूनिवर्स और लाइफ है वो ये किसका प्रोडक्ट है? डेवलपमेंट का प्रोडक्ट है। तो इन्होंने म्यूटेशन की बात की थी। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? चेंजेज इन जीन्स। तो ये तो आपके पास जो एक टर्म एक लाइन आ रही है यहाँ पे, इन द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव फिटेस्ट सर्वाइव, फिटेस्ट सर्वाइव। तो आपके पास ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला था प्रीवियस ईयर टेट में कि आपके जो इन द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव फिटेस्ट सर्वाइव ये किसकी स्टेटमेंट है? ये आपकी डार्विन डार्विन की स्टेटमेंट है। तो अब आपके पास क्या कहा था नेक्स्ट की जो न्यू जनरेशन है वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगी और आपके जो न्यू एनवायरनमेंट है, जैसे अभी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आपकी इसमें लास्ट आती है लेमार्क्स थ्योरी। तो इसमें आपके पास क्या कहा गया है? जो आपके लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स की बात करता है कि जो आपके पेरेंट्स ने अपने ट्रेड्स जो एक्वायर किए, जैसे आपका कहीं पे क्या हो गया कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, तो जो आपके पेरेंट्स ने उस गर्मी को अपने आप को उस गर्मी के अनुसार डाल दिया तो आप में भी वो ट्रेड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जो उनके बच्चे होंगे। तो इसमें आपके पास क्या कहा गया कि तो जो आपके पास जो लिविंग बींग्स है उनमें इनर अर्ज होती है टू फुलफिल द नीड्स एंड जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करने की उनके अंदर इनर अर्ज होती है कि अंदर से इच्छा होती है और वो अपने आप में चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो आपकी मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द पेरेंट्स ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये सिंपल सी बात की गई है। तो एक आपका इन्होंने एग्जांपल दिया था कि जो आपकी जिराफ की नेक थी वो पहले किस तरह से थी?
हॉर्स की तरह लगती थी। पहले कैसी थी? हॉर्स की तरह थी। फिर आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए तो उसने जिराफ ने अपनी नेक को क्या कर दिया? लंबा कर दिया। तो ये आपका एक मिसकंसेप्शन है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो जो आपकी हेरिडिटी है वो हमेशा आपकी कैसी रहेगी? फिक्स्ड और स्टैटिक होती है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, आपकी हेरिडिटी कैसी है? फिक्स्ड और स्टैटिक है। जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है आपका? डायनेमिक और चेंजेबल है। आपके एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं और ये डायनेमिक है। तो आपका इसमें जो नेचर है, हेरिडिटी किस तरह से है? नेचर की तरह है। और जो आपकी इन्वायरमेंट है वो कैसा है? नर्चर की तरह भी है आपका। तो ये भी पूछा गया था कि नेचर एंड नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर सेम एज नेचर एंड नर्चर। तो आपके पास ये पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जो जेनेटिक फैक्टर्स है जो आपकी हेरिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आपकी जो हेरिडिटी से आते हैं, जैसे आपका आई कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, बालों का कलर, आपका आपका ब्लड ग्रुप हो गया। तो नेक्स्ट आपके इसमें जो जीन्स की बात करते हैं, जीन्स में आपके क्या क्या आते हैं? म्यूटेशन एंड इम्यूनिटी। जो आपकी किससे इन्फ्लुएंस रहती है? जीन से इन्फ्लुएंस रहती है। नेक्स्ट आपका जो आपकी हेरिडिटी है वो क्या कैसे इन्फ्लुएंस होती है? इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगी, फिजिकल मेकअप, ये सारी चीज़ें किस में आती है? आपकी हेरिडिटी में आती है। कि आपकी शरीर की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, आपका शरीर किस तरह का होगा, फिजिकल मेकअप किस तरह से आपकी बॉडी दिखेगी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? आपकी हेरिडिटी से आती है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं एनवायरनमेंट में। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? फैमिली, स्कूल, नेबरर्स एंड मीडिया। तो जो आपके प्राइमरी सोर्स है आपका एनवायरनमेंट में, जो क्या रहता है? फैमिली रहता है। उसके बाद स्कूल आता है, उसके बाद आपके नेबरर्स, टीचर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें आती है सेकेंडरी में। तो प्राइमरी कौन होता है? फैमिली होती है। तो आपके पास नेक्स्ट आता है जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे डिजीज हो गया, असेंट हो गया, आपका वेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पूछते हैं आपके पास और कौन सा फैक्टर होता है? एक जेनोटाइप्स होता है। एक जेनोटाइप्स ये पूछा गया था क्वेश्चन एक दो बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें आपके पास क्या क्या आता है? सन या यूवी लाइट होगी आपकी, बैक्टीरियल वायरसेस हो गया आपके, और टेम्परेचर हो गया। तो आपका सन से रिलेटेड पूछा गया था कि आपका सन क्या है? जेनोटाइप्स में कौन कौन से आपके फैक्टर आते हैं? तो इसमें का सन, बैक्टीरियल, वायरस हो गए, टेम्परेचर हो गया। उसके बाद आपकी इसमें बात होती है इंडिविजुअल चॉइसेस के ऊपर। तो आपके जो इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या आता है? एक तो हमने बात की इन्वायरमेंट फैक्टर की, दूसरा की जेनोटाइप्स की, और इसमें आ गई आपकी एक आ गई आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस। जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें क्या है? किसी इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता है। ये दोनों एडिटिव नहीं होती है, एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होती है, इनमें आपका प्रोडक्ट होता है। आपकी डेवलपमेंट किसके बराबर होगी? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो आपके ये बात होती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका इनहेरिटेड होता है कि आपके जो पेरेंट्स से आ रहा है, दूसरा आपके एक्वायर्ड होते हैं। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो इनहेरिटेड है इसमें क्या क्या आता है? फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंट, किस तरह का आपकी बॉडी का टेम्परामेंट है, आपकी मेंटल स्टेज क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी? आपकी इनहेरिटेड। तो दूसरी आती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कहाँ कहाँ से करते हैं हम? एक्वायर आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। जैसे आपके सोशल हो गया, कल्चर हो गया, हमारा एजुकेशन होगी, या इमोशन हो गया आपके, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है हमें? हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं ये आपके। दूसरी बात करते हैं कि जो टीचर है आपका, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको ये गाइडलाइंस है। तो आपके जो टीचर है उसको कैसा आपका डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहिए। कि आपके जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग आपकी क्षमता होती है, तो उससे कैसा यूज़ करना चाहिए? डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन। तो जो भी उसे आपने बताना है बच्चों को, उसके लिए आपको डिफरेंट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे आपके पास जो ग्रुप्स बनाता है टीचर, वो कैसे होने चाहिए? हमेशा हेट्रोजीनियस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो आपके फास्ट लर्नर है उनको एक ग्रुप में डाल दिया और दूसरे में स्लो लर्नर को डाल दिया। ऐसा नहीं, आपको कैसे बनाने हैं? हिट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें आपका मिक्सचर होता है। आपके इंटेलिजेंट बच्चे भी होंगे, आपके स्लो लर्नर भी होंगे, मीडियकर भी होंगे। तो इस तरह से ये
चीज़ें रहती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टीचर को किस तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट आपके आती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, आपके स्किनर ने कहा है कि जो आपकी मोटिवेशन है वो कैसी है, आपकी मोटिवेशन इज लाइक ए नेशनल हाईवे। तो ये आपका स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट आता है आपका इसमें इंटरनल, दूसरा आता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन में आपका क्या आएगा, सेल्फ मोटिवेशन चैलेंजेस हो गया, आपके इंजॉयमेंट के लिए आप जो कार्य करते हैं, इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ों में है वो सारी चीज़ें, क्यूरियसिटी, आप क्यूरियस हो किसी चीज़ के प्रति। जैसे हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हम क्यूरियस रहते हैं नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, उसी तरह से बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है अलग अलग फील्ड में, तो वो उस फील्ड को पढ़ने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से आपकी ये इंटरनल मोटिवेशन हो सकती है। नेक्स्ट हो सकती है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या आता है, आपका प्रेज हो गया, रिवार्ड्स, मनी, फीडबैक, ये सारी चीज़ें कायम आती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आती है। नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन साइकिल। तो इम्पोर्टेंट है ये भी पूछा जाता है कि मोटिवेशन साइकिल। तो सबसे पहले कौन आता है इसमें, आपकी नीड आती है। सबसे पहले आपकी, जैसे यहाँ भी बना गया नीड, उसके बाद ड्राइव होगी, उसके बाद एरोजल होगा। जैसे आपकी कोई नीड है, आपके पास ज़रूरत है आपकी कोई, तो उससे आपको क्या लगेगा कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, उसको ड्राइव बोल दिया आपने। तो उसके बाद आपके पास एरोजल आएगी अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये। उसके बाद गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आएगा आपका। उसके बाद आपके पास अचीवमेंट आएगी, जो आपके रिजल्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद आपके बाद रिडक्शन इन एरोजल, जो आपके अंदर से उत्तेजना हो रही थी उसमें रिडक्शन होगी जब आपके पास आपके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी मोटिवेशन साइकिल में आती है। नेक्स्ट आपके एक साइंटिस्ट है अब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने एक नीड की हायरार्की दी थी। ये क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है कि आपकी सबसे नीचे कौन सी आती है इसमें। तो आपने इसको इस तरह से पढ़ना है, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे नीचे क्या रखी है इन्होंने, फिजिकल नीड को रखा है। तो फिजिकल नीड में आपके क्या क्या होते हैं, फूड हो गया आपका, खाना, पानी, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी फिजिकल नीड है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आपकी सेफ्टी नीड आएगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारी चीज़ें काम आती है, सेफ्टी नीड में आती है। तो नेक्स्ट इसमें आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। जब आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप सोचोगे कि मेरी फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, फैमिली भी होनी चाहिए, इंटीमेसी भी होनी चाहिए आपकी। तो आपका इसके बारे में सोचते हैं फिर आदमी। उसके बाद आपके जब आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस मिल जाएंगी आपकी, तो उसके बाद आप एस्टीम की बात करोगे कि आपकी दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका स्टेटस हो, इस जो आपका समाज है इसमें आपका कोई स्टेटस हो जो आपको अचीव करना है। उसके बाद आपके पास आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपके फिफ्थ नंबर पे कौन आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें आपकी बात होती है नैतिकता की, मोरालिटी की, फुलफिलमेंट की और क्रिएटिविटी की। तो ये सारी चीज़ें लास्ट में आपकी आती है। तो आप, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है एक ना एक क्वेश्चन। नेक्स्ट बात होती है इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस क्या है आपकी, एक लैटिन वर्ड से लिया गया एक वर्ड है। तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड किस तरह से करते हो, तो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है कि ये एबिलिटी है, एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड लर्न। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आती है, रीजन, अडेप्ट और लर्निंग आपकी जो हो रही है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आपका किसने तैयार किया था, 1905 में तैयार किया था, अल्फ्रेड बीनेट ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। किसने अपना फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, अल्फ्रेड बीनेट ने। कब बनाया था, 1905 में। तो उसके बाद आता है इन्होंने एक और टेस्ट बनाया था, बीनेट साइमन टेस्ट। तो ये किसने बनाया था, एल्बर्ट बीनेट एंड थियोडोर साइमन ने बनाया था। तो जो आपकी इंटेलिजेंस है ये काहे से इफेक्टेड होती है, हेरिडिटी से इफेक्ट होती है। इट इज़ अफेक्टेड बाय हेरिडिटी, की आपका इन्फ्लुएंस रहता है इंटेलिजेंस के ऊपर किसका, हेरिडिटी का, कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चंट की। ये आईक्यू का कॉन्सेप्ट, आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था इन 1912 में दिया था। कब दिया था विलियम स्टर्न ने, 1912 में। तो आईक्यू जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज,
मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, यानी कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है इनटू 100। यहाँ से आप निकाल सकते हो आईक्यू को। एक आधी बार क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यू आ गया था आपका, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन दी गई है कि आपका जो आईक्यू है उसकी क्लासिफिकेशन आपको स्पेसिफिक नाम दिया गया था उसके लिए। तो जो रेंज रहती है आपकी, जैसे आपका पास जीनियस, अगर आपका आईक्यू अबव 140 आता है तो आप क्या कहलाओगे, जीनियस कहलाओगे। तो इसमें आपका आइंस्टीन भी आते हैं, आइंस्टीन। तो याद रखेंगे आप। वेरी सुपीरियर का आपकी आईक्यू की रेंज क्या रहती है, 119 से अबव, अबव 190। तो 119 से 140 के बीच में जो आपके आएंगे उनको क्या कहेंगे, वेरी सुपीरियर कहेंगे। 110 से 19 के बीच में सुपीरियर आते हैं आपके। उस 90 से 109 के बीच में आपके एवरेज बच्चे आते हैं। अगर किसी का आईक्यू 80 से 90 के बीच में है तो आपका इसमें जो बच्चा आएगा वो कैसा कहलाएगा, डल कहलाएगा। तो बॉर्डर लाइन का कहाँ से रहता है, 70 से 79 के बीच में रहता है। तो आपका जो मोरोन होंगे वो 50 से 69 के बीच में उनका आईक्यू रहता है। इम्बेसिबल का आपका आईक्यू रहता है 20 से 49 के बीच में। उसके बाद आप कहते हैं इडियट, इडियट का आपका आईक्यू क्या रहता है, बिलो 20 रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ये लिस्ट है ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस की। तो जो आपकी क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस है इन दोनों के बीच में रिलेशन पॉजिटिव है। ये पूछा गया था एक बार, किस तरह का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। आपके एक साइकोलॉजिस्ट हुए टर्मन्स, इन्होंने 1920 में क्या कहा कि जो आपके पर्सन होते हैं हाई आईक्यू वाले, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव होंगे। जिन बच्चों का आईक्यू हाई है ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी होंगे। तो ये किसने फाइंड आउट किया, टर्मन ने। तो नेक्स्ट इसमें बात हुई है क्रिएटिविटी की। तो जो क्रिएटिविटी है आपकी ये यूनिवर्सल है। कैसी है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो आपके जो एक क्रिएटिव पर्सन होते हैं वो क्या कर सकता है, कुछ भी आपका क्रिएट कर सकता है जो कि आपका नोबल होगा और यूजफुल होगा समाज के लिए। तो जो क्रिएटिव पर्सन होगा वो क्या कर सकता है, क्रिएट कोई भी नोबल थिंग्स क्रिएट कर सकता है और वो यूजफुल होगी आपके समाज के लिए। अगर बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की, तो इसमें आपके पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लुएंसी आते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ओरिजिनल आती है और इलेबोरेशन आती है। यानी कि जो आपका बच्चा क्रिएटिव होगा वो कैसा होगा, फ्लुएंट होगा, उसकी आपकी फ्लुएंसी होगी अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और वो फ्लेक्सिबल होगा, किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाएगा, और वो ओरिजिनल होगा, डाउन टू अर्थ अर्थ होगा, और उसमें इलेबोरेशन होगी, आपकी किसी भी कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट अच्छे से कर पाएगा वो। तो आपके पास एक 3 रिंग मॉडल आता है क्रिएटिविटी का, जो आपका कौन बोलता है, रंजोली। रंजोली के अनुसार आपके जिस बच्चे में हाई क्रिएटिविटी होगी, हाई एबिलिटी होगी और हाई कमिटमेंट होगी, वो बच्चा कैसा होगा, गिफ्टेड होगा। वो बच्चा कैसा होगा, गिफ्टेड होगा। याद रखेंगे आप ये क्या क्या होगा उसमें, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं थिंकिंग की। जो आपकी थिंकिंग है दो तरह की होती है, एक डाइवर्जेंट होती है, एक कन्वर्जेंट होती है। जो आपका डाइवर्जेंट बच्चा होगा उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे, ओपन एंडेड होगा, सभी से बात करेगा, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। जो डाइवर्जेंट आपकी थिंकिंग है वो किससे रिलेटेड होती है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो सोल्यूशन किसी के पास नहीं होगा वो उसके पास अवेलेबल रहेगा। मल्टीपल सल्यूशन होंगे उसके पास। डाइवर्जेंट जो बच्चे की थिंकिंग होगी उसके पास क्या रहेंगे, हमेशा मल्टीपल सल्यूशन रहेंगे। और जो आपके कन्वर्जेंट बच्चे होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, अपने तक सारी बातें रखते हैं। रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ये किससे रिलेटेड होते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। ये याद रखेंगे आप। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से, और कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से। और इसमें जो आपके जो कन्वर्जेंट बच्चे होंगे वो एमसीक्यू सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेंगे और उनके पास लिमिटेड सॉल्यूशन रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो जो ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द आया, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सेलोविल ने और मेयर्स ने। तो इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं आपके जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो इसमें सबसे पहले आती है सोशल स्किल्स।
कि आपका सोशल स्किल किस तरह का है, दूसरी इसमें सेल्फ अवेयरनेस आती है, तीसरी मोटिवेशन आती है, फोर्थ आपकी एम्पैथी आती है और लास्ट में आपकी सेल्फ रेगुलेशन आती है। कॉग्निशन एंड इमोशन, तो ये हमने पहले डिस्कस किया है, बाई डायरेक्शनल है, बहुत एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट जेंजों के केस में। तो आपका नेक्स्ट बात करते हैं अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, ये यहाँ से हर बार एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आती है यूनिफैक्टर थ्योरी। तो यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी अल्फ्रेड बिनेट ने 1911 में। नेक्स्ट आती है टू फैक्टर थ्योरी, ये दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1904 में। इसमें आपके पास किसकी की बात की गई थी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में आपके पास दो उसने फैक्टर बोला था, एक जी फैक्टर था जिसको जनरल एबिलिटी कहती है, जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है। दूसरी होती है स्पेसिफिक एबिलिटी, एस फैक्टर, तो इसको हम एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में। तो जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो किसके बराबर होगी, वो सम होगी इन दोनों फैक्टर का, जी प्लस एस का फैक्टर होती है। अगर म्यूजिशियन की बात करें, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, फॉर म्यूजिशियन इन दोनों का रेशो क्या रहेगा, 1:4 रहेगा। जनरल फैक्टर और आपका स्पेसिफिक फैक्टर का रेशो क्या रहेगा, 1:4 रहेगा। तो बाद में उसने एक तीसरा फैक्टर भी ऐड किया था, ग्रुप फैक्टर, जिसे कैपिटल जी से लिखा गया था। तो जो आपके पास जी फैक्टर होगा, तो आपके पास यहाँ पे आएगा आपके पास जो, तो सबसे जो कम आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा वो स्मॉल जनरल एबिलिटी का रहेगा। उसके बाद आपका ग्रुप फैक्टर का आपका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, एस फैक्टर का, स्पेसिफिक फैक्टर का। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस या मल्टी डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दी थी, हॉवार्ड गार्डनर ने दी थी, GARDNER, हॉवार्ड गार्डनर ने। उसने क्या बोला था कि जो इंटेलिजेंस है आपकी ये सिंगल एंटिटी नहीं है, इसने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो ये 8 इंटेलिजेंस है आपकी, ये चारों आठों की आठों आपकी कैसी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की बात की थी इसने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की थी। जो आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्ड स्मार्ट होते हैं। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, पोइट और राइटर्स आते हैं। नेक्स्ट इसमें बात की है इसने आपके लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। तो इसमें आपके पास क्या क्या रहती है, आपकी करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक थिंकिंग होती है इन बच्चों की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनमें डेवलप होती है। इसमें आपके पास आइंस्टाइन और अबुल कलाम आपके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास बच्चे आते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस वाले। तो इनमें कैसी स्किल्स होगी आपकी, स्किल ऑफ, इनमें आपकी विजुअल इमेज फॉर्मेशन की आपकी स्किल होती है, और ये पैटर्न जैसे आपके पेंटर हो गए आपके, दूसरे आपके इसमें आते हैं आपके स्कल्पचर, डॉक्टर, पायलट्स, जो आपके हवाई जहाज़ के पायलट हैं, ये सारी किस में आते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस वाले में आते हैं। दूसरा इसमें आती है आपके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 4 टाइप की इंटेलिजेंस कैसी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो इसमें आपके पास म्यूजिकल रिदम में इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे AR रहमान हो गए, सोनू निगम, ये सारे कैसे हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले आदमी हैं आपके। नेक्स्ट आपके बात करते हैं बॉडली काइनेस्थेटिक की बात करते हैं। तो ये भी आपकी एक टाइप है इंटेलिजेंस की। तो किसने दी थी, हॉवार्ड गार्टनर ने दी थी इंटेलिजेंस की 8 टाइप। तो इसमें आपके पास बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्रिएटिविटी आती है, एथलीट्स, डांसर, एक्टर जिसके एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट आते हैं इंटरपर्सनल। तो इसमें आपके पास साइकोलॉजिस्ट आते हैं, काउंसलर्स, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स। इसके एग्जाम्पल आप महात्मा गांधी एंड मदर टेरेसा को ले सकते हो। तो आपके पास इसमें नेक्स्ट आता है इंट्रापर्सनल। पहला था इंटरपर्सनल, अब आता है इंट्रापर्सनल, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है। इसमें अवेयरनेस, अपने आप के बारे में अवेयर रहता है बच्चा। जैसे आपके पास लॉर्ड बुद्धा थे, लॉर्ड बुद्धा। तो आपके पास नेक्स्ट आते हैं नेचुरलिस्टिक आपके जो इंटेलिजेंस आती है। तो इसमें आपके पास जो सेंसिटिविटी होती है, जो आपका आदमी है उसके किसके प्रति, नेचुरल वर्ल्ड के प्रति उसका प्रेम होता है। तो इसमें आपके पास हंटर्स हो गए, टूरिस्ट्स हो गए, फार्मर, जूलॉजिस्ट, ये सारे किस में आते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी नेक्स्ट थ्योरी किसने आती है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी।
तो ये दी थी आपके लुइस थर्नस्टोन ने 1930 में दी थी। इसने 7 मेंटल एबिलिटी की बात की थी, जिसमें सबसे पहले आती है स्पेशियल, नंबर, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग एंड परसेप्चुअल। तो ये सारी 7 टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी की बात की थी। किसने की थी? लुइस थर्नस्टोन ने, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आती है सैम्पलिंग थ्योरी। तो सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी? थॉम्पसन ने दी थी। किसने दी थी? थॉम्पसन ने। नेक्स्ट आपकी आती है ट्राई आर्किक थ्योरी। ये किसने दी थी? विलियम स्टर्नबर्ग ने दी थी। नेक्स्ट आती है मल्टी फैक्टर थ्योरी। इसको ही कहा जाता है एनार्किक थ्योरी। तो ये E.L. थर्नडाइक ने दी थी। इसने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस की बात की है। नेक्स्ट आती है आपकी 3 फैक्टर थ्योरी। ये दी थी गिलफोर्ड ने। तो आपके इन्होंने किसी कौन कौन सी इंटेलिजेंस की बात की थी? कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशन की बात की थी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट थ्योरीज की। आपकी बहुत सारी थ्योरीज जो है इम्पोर्टेंट है आपकी, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले आपके पास फर्स्ट आती है बिहेवियरिज्म। तो जो आपके बिहेवियरिज्म है, इसके पिता किसे माना जाता है? J.B. वॉटसन को इसका पिता माना जाता है। तो जो आपके पास इसमें स्टडी होती है बिहेवियरिज्म में, क्या की स्टडी होती है? स्टडी ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। यानी कि कोई स्टिमुलस आप सेट करोगे और उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसकी स्टडी होती है। अब आपके पास आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो स्टिमुलस है वो क्या होता है? तो जो आपका एनीथिंग दैट अफेक्ट्स बिहेवियर। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रही है उसे क्या कहा जाता है? स्टिमुलस कहा जाता है। तो इसमें आपके पास एक थ्योरी आती है हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की। जो ये किसने दी थी? आपके क्लार्क हल ने दी थी 1940 में। इसमें आपके पास क्या रहता है कि जो आदमी है उस जब उसे भूख लगती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करता है? खाना खाता है। तो आपके पास तो यहाँ से आपकी कौन सी थ्योरी आई? हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो नेक्स्ट आपकी आती है इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो बिहेवियरिज्म, ये बिहेवियरिस्ट ये सारे जो आपके साइकोलॉजिस्ट है, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वो किसने दी थी? इवान पेवलोव ने दी थी। ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशिया के थे। और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? बेल एंड डॉग के ऊपर। तो जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो बेल और डॉग के ऊपर था कि जो आपका डॉग है, सबसे पहले उन्होंने जब पहली बार बेल बजाई तो डॉग का कोई भी रिएक्शन नहीं था। उसके बाद उसे को खाना दिया गया। जब डेली डेली आपका ये एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ तो आपका जब भी बेल बजती थी तो उसके बाद आपके कुत्ते के जेब में, डॉग की जीभ में क्या आती थी? लार आ जाती थी। तो ये आपका स्टिमुलस हो गया उसके लिए। और उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसके मुंह में लार आ जाती थी और बाद में उसे खाना मिलता था। तो आपके पास इसमें क्या रहता है कि जो आपका डॉग होता है वो एसोसिएशन बनाता है किसके बीच में? कंडीशनड एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस के बीच में। तो आपके पास कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गया यहाँ पे? जैसे आपकी बेल बज रही थी तो आपकी कुत्ते की जीभ में उसका रिस्पॉन्स क्या आता था? उसको लार आ जाती थी उसके मुंह पे और अब उसके बाद उसके खाना दिया जाता था। तो नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ B.F. स्किनर। तो आपको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है अब। तो इसमें आता है एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने कहा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग B.F. स्किनर ने दी थी। तो इसमें आपके पास रैट और पीजन के ऊपर इन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने इनका जो बॉक्स था, जो इंस्ट्रूमेंट था, उसे कहा जाता है स्किनर बॉक्स, जिसके ऊपर आप अंदर आपके रैट रखा गया था। तो इसमें क्या था कि जो आपके 2 तरह के लीवर लगे होते थे, एक ग्रीन था एक रेड था। जब भी आपका रेड उस ग्रीन लीवर को प्रेस करता था तो उसे फूड मिलता था एज ए रिवार्ड। तो नेक्स्ट आपका जब जो आपका चूहा है वो आपके रेड लीवर को प्रेस करता था तो उसे क्या लगता था? इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। इलेक्ट्रिक शॉक। तो आपके पास इसमें 2 तरह की बात की गई है, रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट की। ये भी 2 तरह की होती है, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो आपकी नेगेटिव पुनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट है उसमें आपके पास डिक्रीज होती है आपकी लर्निंग कि आपका इसमें आपका एरोजल होगा, यानी कि राइज होगा आपकी लर्निंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पुनिशमेंट में। जबकि आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कैसा होगा? आपका डिक्रीज आएगा आपके लर्निंग के स्टाइल में। तो नेक्स्ट आपकी इसमें थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर। प्लेजर प्लेन थ्योरी भी कहा जाता है इसे, और कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसे ही कहा जाता है। तो ये किसने दी थी? आपकी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी। कब दी थी? 1898 में दी थी।
और ये कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकन थे। तो इसमें आपके पास ये क्या बोलते हैं कि जो आपकी लर्निंग है वो कैसे आपके बच्चे सीखते हैं, वो आपके ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने एक हंगरी भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में डाला था। जैसे ही बिल्ली उस पजल बॉक्स से बाहर आती थी उसे खाना मिलता था, तो जो उसके लिए रिवार्ड का काम करता था। तो जो पहले उसे क्या हुआ, कहीं से भी आ जाती थी बारह बिल्ली आपके पजल बॉक्स से, बट धीरे धीरे उसने उसको सॉल्व करना सीख लिया और उसे रिवार्ड मिलता था खाना। तो इस तरह से आपके ट्रायल एंड एरर से आप सीख सकते हो। नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसके पिता किसे कहा जाता है, वार्थिमर कोहलर को कहा जाता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो आपके गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड और कौन कौन से थे आपके, तो हमने इसको पहले डिस्कस किया था शुरू में। तो अब आपके पास यहाँ पे आती है इंसाइटफुल इन लर्निंग की बात करते हैं आपके गेस्टाल्टिज्म वाले। तो इसमें आती है इंसाइटफुल लर्निंग। तो इसमें आपके पास लर्निंग क्या आती है, रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है कि आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद आपकी लर्निंग होगी। तो आपके पास इसमें बोला गया कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये स्टेटमेंट इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सी आपकी थ्योरी थी जिसमें आपके पास कहा गया था कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो इसमें आपके पास सडन ग्रेस्पिंग ऑफ द सोल्यूशन होती है कि आपके पास सडनली आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो जो आपके ये साइकोलॉजिस्ट थे वार्थिमर कोहलर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान चिंपैंजी के ऊपर। जो आपके गुरिल्ला था सुल्तान नाम का, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया, उसके पास दो पाइप दिए थे जो आपस में जुड़ सकते थे, और आपके पिंजरे के बाहर एक बनाना लटका हुआ था। तो सबसे पहले जो आपका चिंपैंजी था उसने उसको ऐसे खींचने की कोशिश की, उसके बाद उसे सडन ग्रेस्पिंग ऑफ आइडिया हुई। तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप बाद में हमारे चैनल में विजिट करके इन वीडियोज़ को डिटेल में देख सकते हो। तो उसके बाद उसे सडन ग्रेस्पिंग ऑफ आपका सोल्यूशन हो गया, उसके पास सोल्यूशन आ गया। तो उसने दोनों आपकी जो पाइप है उनको जोड़ दिया और उससे आपके बनाना को अंदर की तरफ खींचा और उससे बनाना खाने को मिल गया। तो ये आपकी सडन ग्रेस्पिंग ऑफ सोल्यूशन कहलाता है। तो नेक्स्ट आपके पास आती है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। तो इस थ्योरी के अनुसार जो आपकी डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किससे रिलेटेड होती है, आपकी कॉग्निशन आपके माइंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, माइंड से रिलेटेड। तो जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, आपका बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस जो आदमी अपने थ्रू आउट लाइफ सीखता है उसका ही रिजल्ट है। तो आपके पास इसमें जो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रिएशन होती है जो आपके जीन पियाजे ने दी थी, उसमें आपके तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। फर्स्ट आती है स्कीमा, जिसे आप क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा आता है एसिमिलेशन, जो उसमें क्या होता है आपके पास एसिमिलेशन में आप न्यू स्कीमा को ऐड करोगे, किसमें, एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि जो आपके पास पहले से ही नॉलेज है उसमें आप न्यू नॉलेज को ऐड कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, आपका जो आपकी एग्जिस्टिंग आपकी नॉलेज है उसको मॉडिफाई करके आप क्या कर रहे हो, आपके पास न्यू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है। जैसे आप करंट अफेयर है, आप 2022 के करंट अफेयर पढ़ रहे हो, अब इस साल आपका वही डे दोबारा से रिपीट हो रहा है, उसकी आपकी थीम चेंज हो रही है। तो आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग जो आपका स्कीमा है उसको आप चेंज कर रहे हो विद न्यू स्कीमा। तो इसको क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यहाँ से एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जीन पियाजे ने जो दी थी, इन्होंने 4 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी। फर्स्ट आपकी इन्होंने दी थी सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल तक। उसके बाद इन्होंने बात की थी प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो 2 से 7 ईयर के बीच में रहती है। नेक्स्ट बात की है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो जो 7 से 11 ईयर के बीच में रहती है। तो दूसरी आपकी इन्होंने की थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो 12 से 15 ईयर्स के बीच में रहती है। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जो जीन पियाजे ने दी थी। तो अब आपके पास यहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करते हुए शॉर्टली देखेंगे। तो सेंसरी मोटरी स्टेज में आपके पास इस स्टेज ऑफ इन्फेंसी भी कहते हैं, इसमें गोल ओरिएंटेड बिहेवियर रहता है, बच्चे को सिर्फ अपनी भूख, अपनी नीड्स के बारे में सोचता है और
आपके पास इसमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट परमिनेंस आती है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमिनेंस किस पीरियड में आती है? 9 मंथ के आसपास आती है बच्चे में। तो वो जो आपके हिडन ऑब्जेक्ट है उनको फाइंड कर लेता है, तो उनको फाइंड कर लेता है आपका बच्चा। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें आपके पास इसमें बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, चाइल्ड लर्न फर्स्ट टू थिंक। ठीक है, पहले क्या करेगा वो? थिंकिंग उसमें पहले डेवलप होती है, उसके बाद उसमें लैंग्वेज डेवलप होती है। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। पहले क्या होगा? थिंकिंग डेवलप करेगा, उसके बाद उसमें लैंग्वेज डेवलप होगी। इस एज में इकोसेंट्रिज्म होता है, इसे टॉयज कहा जाता है। एनिमिज्म होता है, यहाँ पे आपके पास सिम्बोलिक थॉट होते हैं। जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स है उनको ये लिविंग थिंग की तरह आपका ट्रीट करता है बच्चा। नेक्स्ट आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें आपकी 7 से 11 साल के बीच का स्पैन रहता है। तो इसमें आपके पास बच्चे में रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है। आपके पास जैसे आइस और वाटर के बीच में कॉन्सेप्ट आपका बच्चा सीख लेता है कि जो आइस है वो आपकी पिघल के क्या बन जाती है? पानी, सिस्टर सिस्टर। उसी तरह से आपका इसमें आता है कन्वर्सेशन, कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट और आइडिया के बीच में आपके जो कॉन्सेप्ट और डिफरेंट आइडियाज़ है उनको साथ डील करना सीख लेता है। तो जैसे आपके पास गाय और बैल है, उन जो आपके पास बछड़ा है उसका, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेता है। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ ईगोसेंट्रिज्म होता है, यहाँ पे आपके पास बच्चे में ईगो नहीं रहता है अभी इस एज में। तो नेक्स्ट आपके पास इसकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल बन जाती है, सिस्टेमेटिक होते हैं। उसे पता चलता है कि जो जो सारी की सारी चट्टानें हैं वो कैसी है? आपकी सॉलिड है। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज में डेवलप हो जाती है बच्चे में। नेक्स्ट आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से 15 साल के बीच में रहती है। तो इसमें आपके पास बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, जिसे आप एडोलेसेंस कहते हैं। उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपके पास सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल डेवलप हो जाती है किस एज में? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। जो जैसे आपके पास कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कलर का 3 कलर के यूज़ से वो डिफरेंट कलर को बना लेता है इस एज में। तो इस तरह से नेक्स्ट आपका आता है J.S. ब्रूनर। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका चाइल्ड डेवलप होता है 3 स्टेजेज में डेवलप होता है। तो फर्स्ट आती है इनएक्टिव स्टेज। तो ये किस पे बेस्ड रहती है? आपकी मोटर एक्टिविटीज़ पे बेस्ड रहती है, जैसे चलना, आपका वॉकिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? मोटर एक्टिविटीज़ हैं। तो नेक्स्ट आती है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपकी इमेज पे बेस्ड है, तो ये भी आपकी एक स्किल है। नेक्स्ट आपका आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपकी लैंग्वेज बेस्ड है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कैसी कमांड है आपकी। तो आपके पास ये जो आपके साइकोलॉजिस्ट हुए हैं J.S. ब्रूनर, ये बोलते हैं कि जो आपका इफ़ेक्टिव है, तो जो आपके पास कोडिंग सिस्टम आप किसी बच्चे में डेवलप कर रहे हो, तो ये आप किस तरह से आप बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट कर सकते हो? तो वो आपका, तो आपको बच्चे को इन्वायरमेंट में खुले रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि जो द इफेक्टिव वे टू डेवलप कोडिंग सिस्टम इज़ टू डिस्कवर इट रेडर देन टोल्ड बाय टीचर की। यानी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने से अच्छा ये है कि बच्चा उसे खुद ही डिस्कवर कर ले। तो नेक्स्ट आपका आता है, तो जो गुड टीचर होगा वो क्या करेगा? बच्चे को, वो बच्चे की हेल्प करेगा डिस्कवर द रिलेशन बिटवीन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आपकी जो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने में बच्चे की हेल्प करेगा, ना कि उसे रटने में उसको हेल्प करेगा। तो ये किसने कहा था? J.S. ब्रूनर ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये किसने दी थी? लीव विगस्त्य ने दी थी। ये कहाँ के थे? रशियन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ के हैं ये? रशिया के हैं। तो अब इनके अनुसार क्या है, जो आपके पास लैंग्वेज है, तो जो आपके पास बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होती है, यानी कि आपकी भाषा जो डेवलप होती है बच्चे की, वो किस तरह से डेवलप होती है? वो सोशल इंटरेक्शन से आपकी बच्चे में डेवलप होती है। जो आपकी लैंग्वेज किसकी हेल्प से? सोशल इंटरेक्शन से। दूसरे इन्होंने 3 आपके एलिमेंट्स दिए हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। पहले आपके सोशल इंटरेक्शन है, दूसरी इन्होंने लैंग्वेज की बात की है, तीसरा आपका कल्चर हो गया। तो अब आपके पास बोला गया है कि जो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो लिखी गई है, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी इनिशियल स्टेट हैं, तो ये तीनों आपकी क्या रहेंगी? इंडिपेंडेंट रहेगी। जो लैंग्वेज और थॉट है आपके, वो क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। कब तक? आपके 3 साल तक। 3 साल के बाद ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। जो आपकी लैंग्वेज एंड थॉट्स है वो 3 साल तक कैसे होंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो आपके पास आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएंगे, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास बात करते हैं, इन्होंने टाइप्स ऑफ स्पीच भी दी थी आपके पास। स्पेशल सोशल स्पीच पहली क्या आती है, सोशल स्पीच आती है। ये 0 से 2 साल के बच्चे की में पाई जाती है। तो वो क्या करता है, अपने एक्सप्रेस थॉट करता है। बाय कैसे करता है, आपके रो के, हंस के या ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। तो ये आपके क्या है, स्किल है बच्चे की। सोशल स्पीच होती है 0 से 2 साल के बीच में। दूसरी उसके बाद आती है प्राइवेट स्पीच। ये किस एज में आती है, 3 से 6 साल के बीच में आती है। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप से ही बात करना शुरू कर देता है, सेल्फ गाइडेंस करता है और उसका सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर होता है। तो नेक्स्ट आपकी आती है साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच आफ्टर 7 ईयर्स पाई जाती है बच्चे में। तो वो क्या करेगा, आपके पास अपने मन में ही बात करेगा, बाहर दूसरे को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो ये आपके पास दूसरों को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है इस थ्योरी की। तो इसमें ग्रुप एक्टिविटीज़ और सोशल इंटरेक्शन ये किस थ्योरी से आपके लिए गए हैं, आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी से लिए गए हैं। तो इसका क्रिटिसिज्म में भी किया गया है कि इसमें एज को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो इसमें मेच्योरिटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी का। नेक्स्ट बात करते हैं अब इन्होंने आपकी ये 3 आपके कॉन्सेप्ट दिए थे, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग का। तो जो आपके पास MKO है वो क्या है, मोर नॉलेजेबल पर्सन है या अदर है, जो आपकी हेल्प करेगा लर्निंग में, जो आपकी हेल्प करेगा लर्निंग में। तो दूसरा आपका ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या आता है, जो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो बट आप कैसे सीख सकते हो, दूसरे की हेल्प से। इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें जैसे आपके पास एग्जांपल दिया गया था एरिया, तो आपको किसी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है या स्क्वायर का एरिया हेल्प करना स्टार्ट करना है, तो आपको हिंट देगा आपका टीचर। ठीक है, तो आपको हिंट देगा कि आपको फॉर्मूला बता देगा, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो उसका एरिया। तो इसी तरह से आपके पास स्कैप होल्डिंग की बात करते हैं। तो ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प है। जैसे आपके पास क्लास में आपके टीचर आपको MCQ पूछते हैं तो आपको हिंट देते हैं, आपको क्ल्यू देते हैं। ठीक है, या आपको हाफ सॉल्व्ड क्वेश्चन दे देंगे कि आप इनको घर से सॉल्व करके लाइए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, तो आपके पास पास्ट, एक आपके पास पास्ट है, उसके बाद आपके पास क्या है, जो आपको ऑलरेडी आपको पता है। दूसरी चीज़ है आपके पास जो आपको अननोन है, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर। तो आपके पास जो इन दोनों का इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो आप ये क्या कर सकते हो, दूसरी की हेल्प से सीख सकते हो, MKO की हेल्प से सीख सकते हो। तो यहाँ से आपका पास्ट है, जो आपके पास ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, उसका यूज़ करोगे आप। थोड़ी सी असिस्टेंस आपको आपका MKO दे देगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको अभी पता नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। तो ये आपकी किसने दी थी, इसी थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, जेंडर्ड बायस्ड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपका ओनली बॉयज़ को लिया था आपके, जो आपके कोहलबर्ग थे। कोहलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने ये आपकी थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी थिंकिंग है मोरल डेवलपमेंट, तो ये आपकी 3 स्टेजेज में होती है। जैसे आपके पास पहली स्टेज क्या है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, 4 से 10 साल के बच्चे में पाई जाती है। दूसरी बात आपकी कन्वेंशनल लेवल आती है 10 से 13। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है 13 से अबव। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये इसी थ्योरी के अलग अलग नाम है, इमिटेटिव थ्योरी भी कहा जाता है, सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी और मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। अल्बर्ट बंडूरा ने, ये कहाँ के थे, कनाडा के थे, कनेडियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो बोला है आपके कि जो लर्निंग है, लर्निंग टेक्स प्लेस बाय सोशल इंटरेक्शन। तो इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, इन्होंने चाइल्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे।
तो जो आपने इन्होंने 3 टाइप ऑफ मूवी बताई थी आपके बच्चों को, तो आपको उसमें आपके पास एक्शन स्टोरीज इन्होंने 72 बच्चों का ग्रुप लिया था, जिसमें 36 आपकी गर्ल्स थी और 36 ये आपके बॉयज़ थे। तो इन्होंने उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताई, एक्शन स्टोरीज बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन। ठीक है, पहली स्टोरी कैसी थी, एक्शन, दूसरी थी बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन, तीसरी क्या थी, नो अग्रेशन और नो लव। ठीक है, और क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, वोवो डॉल एक्सपेरिमेंट, ये बार बार पूछा जाता है, वोवो डॉल एक्सपेरिमेंट। और तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने जोकर का किया लिया था कि जो बच्चे होते हैं जैसे जोकर एक्ट करता है उसी तरह से वो भी एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये वोवो डॉल एक्सपेरिमेंट, इसमें आपके जो आपका एक्टर था वो उसको पीटता है, तो उसके बाद उसको रिवार्ड मिलता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, जो ये एक्टिविटीज़ है उनको अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, तो इससे आपकी क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन से आपके बच्चे सीखते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस आपको याद रखना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट थे ये किसने किए थे, तो ये एल्बर्ट बंडूरा ने किए थे। तो इन्होंने आपके पास बोला था कि जो आपके लर्निंग होती है वो 4 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले जैसे अटेंशन हो गया, दूसरा अटेंशन हो गया, तीसरा रिप्रोडक्शन हो गया, और फोर्थ क्या हो गया, री इन्फोर्समेंट हो गया, जिसमें आपको प्रेज मिलता है। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार के घर में चले गए और आपने वहाँ पे क्या देखा कि आपके जो रिलेटिव वो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, तो आपने उनसे सीख लिया, उनको बनाते हुए उसको देख लिया और आपने क्या किया, उसको मेमोराइज कर दिया। उसके बाद आप अपने घर आए और आपने उसी खाने को दोबारा से बनाया और आपने परिवार वालों को खिला दिया, तो आपके परिवार वालों को वो खाना बहुत पसंद आया और आपको प्रेज मिल गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट आती है आपकी पर्सनैलिटी। तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग की, आपकी थिंकिंग किस तरह की है, आपकी फीलिंग किस तरह की है दूसरों के प्रति, और आप किस तरह से बिहेव करते हो, तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। न इसमें आपके पास अगर डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी की बात करता हूँ कि कौन कौन से आपके डायमेंशन है, तो आपके पास फर्स्ट है करेक्टर, दूसरा एडजस्टमेंट, आप डिफरेंट आपकी कंडीशन है उसमें किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। नेक्स्ट आता है टेम्परामेंट कि आपका टेम्परामेंट किस तरह का है, फोर्थ आता है इंटरेस्ट, और लास्ट आता है एटीट्यूड। तो इन सब से लेकर आपकी पर्सनैलिटी बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी की। तो सबसे पहले आती है साइको डायनामिक थ्योरी, उसी को ही बातें हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, और इसी को ही कहा जाता है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये किसने दी थी, सिगमंड फ्रीड ने दी थी। तो अब आपके पास ये इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि इन्होंने सुजेस्ट किया था कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ये इन्फ्लुएंस होती है इंटरनल कन्फ्लिक्ट से, जो आपके अंदर जो कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं उनसे आपकी क्या होती है, पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। तो अब आपके पास कौन कौन से आपके इनर जो आपके होते हैं, इन्होंने 3 तरह के आपके कन्फ्लिक्ट्स बताए थे, ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो इनकी बात करेंगे हम बाद में। तो इससे पहले हम और बात करते हैं, दे सुजेस्ट दैट द पर्सनैलिटी जो आपकी है इंटरनल इन जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं आपके माइंड में, और फोर्थ चीज़ जो आपके दिमाग में चलती रहती है, इनसे आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट होती है। इन्होंने 2 तरह के इंस्टिंक्ट्स दिए थे, पहला है आपका एरोस और दूसरा है थैंटोस। जो आपका एरोस है वो आपका लाइफ इंस्टिक्ट है, वो, और दूसरा है आपका थैंटोस जिसे आपका डेथ इंस्टिक्ट कहा जाता है। तो आपके माइंड में हमेशा इन दोनों के बीच में लड़ाई चली रहती है, एक बोलता है कि आपको मर जाना चाहिए, कि आपका कोई काम नहीं है, दूसरा बोलता है कि आपका लाइफ इंस्टिक्ट है जो आपको मोटिवेशन देता रहता है लाइफ के आगे बढ़ने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, इनकी बात करते हैं हम, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो आपका ईद होता है उसके लिए आपका कोई भी लॉ नहीं है, वो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं होता है कि आपकी कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी, आपके लिए अच्छी है या कौन सी आपकी लिए बुरी है। तो इसके लिए अपना ग्रेटिफिकेशन यानी कि अपनी जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करना ही इसके लिए वही इसके लिए सब कुछ है। तो दूसरा आपका आता है ईगो। ईगो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है आपके माइंड का। तो इसमें आपके पास क्या आता है, ये आपका रियलिटी पे बेस्ड रहता है।
तो इसका पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल, तो आपका ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। तो ये आपका कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। तो ये आपका बैलेंस बनाता है रियलिटी और हमारी जो डिज़ायर है अंदर से, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको बीच में ये बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है सुपर ईगो, तो ये मैच्योर है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? सोशल एंड मोरल वैल्यूज से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी सामाजिक और नैतिक वैल्यूज़ है उनसे रिलेटेड आपका कौन है? सुपर ईगो है। तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपकी तीन चीज़ें होती है आपकी, एक होती है कॉन्शियस, दूसरी होती है प्री कॉन्शियस, तीसरी होती है अनकॉन्शियस। तो जो आपके पास इमीडिएट अवेयरनेस है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्शियस कहा जाता है। और जो आपके पास प्री कॉन्शियस चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है आपकी? तो आप उनको कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा जोर देके आप अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उनको अपने माइंड में ला सकते हो। तो आपके पास अनकॉन्शियस कौन सी है? आपके पास अनकॉन्शियस वो चीज़ें हैं जैसे आपके पास फीलिंग ऑफ पेन और एनग्जाइटी और कन्फ्लिक्ट्स, जो आपके प्रीवियस, जो आपके पास्ट है, जो आपको जब भी याद आती है तो आपको पेन देते हैं और आपके अंदर एक तनाव पैदा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अनकॉन्शियस फीलिंग्स कहा जाता है। तो आपके ये कुछ इसके बीच में डिफरेंस थे, तो आप याद रखेंगे इनको भी, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं फ्रूड, जो आपके सिगमंड फ्रूड थे, उन्होंने स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दी थी। तो उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। पहली थी ओरल स्टेज, तो आपके पास दूसरी थी एनल स्टेज, तीसरी थी फैलिक स्टेज, फोर्थ थी आपकी लेटेंसी स्टेज, और लास्ट थी जेनिटल स्टेज। तो आप याद रखेंगे इनको भी। जो आपकी फैलिक स्टेज है इसमें आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। एक आता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो बॉयज़ में होता है, वो क्या करते हैं? आपके फादर से हेट करते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है? गर्ल्स में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस में पाया जाता है? गर्ल्स में। तो वो अपने जो मदर है उनसे हेट करती हैं और अपने फादर से प्यार करती हैं ज़्यादा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जो और भी कुछ साइकोलॉजिस्ट है जो आपके साइकोडायनेमिक थ्योरी से रिलेटेड है, जैसे आपके कार्ल जंग हो गए। तो इन्होंने आपके पास जो आपकी पर्सनैलिटी है उनको क्या कहा है? पर्सनल वर्सेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो इन्होंने क्या बैलेंस बनाया था किसके बीच में? इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन के बीच में। तो नेक्स्ट है आपके अल्फ्रेड एडलर, ये भी आपके किससे रिलेटेड है? साइको डायनेमिक थ्योरी से रिलेटेड है। दूसरी अप्रोच इसमें आती है जो आपकी पर्सनैलिटी की, वो आती है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो इसमें किसकी बात करते हैं? इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, की आपके अंदर की जो आपकी कैपेसिटी है वो क्या है? ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था? इन्होंने इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया था। तो इन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट आते हैं? फर्स्ट आया एब्राहम मैस्लो। तो इन्होंने किसकी बात की थी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की। दूसरे आते हैं कार्ल रोजर। तो ये क्या बोलते हैं? जो कार्ल रोजर है आपके, जो पीपल है वो हमेशा गुड और क्रिएटिव होते हैं। वो कब डिस्ट्रक्टिव बनते हैं? वो जो है ना, जब आपके पास उनमें पूरा सेल्फ कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक बार स्टेटमेंट पूछ ली गई थी। नेक्स्ट आती है ट्रेड थ्योरी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके पास? एक एलपोर्ट आगे, दूसरे आपके आइसेंक आगे, तीसरे आपके कैटल्स आगे। तो ये आपके ट्रेड्स थ्योरी से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट थे। तो जो कैटल्स की थ्योरी है उसे और क्या कहा जाता है? आपका फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। इन्होंने सरफेस ट्रेट और सोर्स ट्रेट की बात की थी। तो जो आपकी सोर्स ट्रेट है वो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो आपके जो सरफेस ट्रेट्स है आपके वो क्या है? लेस इंपॉर्टेंट है, और जो सोर्स ट्रेट है वो मोर इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके पास। इन्होंने ही डेवलप किया था आपका 16PF टेस्ट। इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया था एक बार कि 16PF टेस्ट किसने दिया था? तो ये आपके कैटल्स ने दिया था। फोर्थ आती है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरीज में, अल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, अल्बर्ट बेंडूरा ने। तो ये हमने डिस्कस भी कर ली है, तो याद रखेंगे आप।
तो नेक्स्ट आपके पास आते हैं कि आप पर्सनैलिटी को अब मेजर कैसे करोगे। तो हमने थ्योरीज की बात की, अब हम देखते हैं कि आपके पास 4 तरीके हैं अपनी पर्सनैलिटी को मेजर करने के। पहला आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके पास आपका जो पर्सन होते हैं वो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछते हैं या सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके बारे में, ठीक है। दूसरा आपका बिहेवियर ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पहला आपका इसमें आता है MMPI, जिसे कहा जाता है द मिनिटोसा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो ये आपका एक टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। दूसरा आता है इसमें 16PF टेस्ट, किसने दिया था, कैटल ने दिया था। नेक्स्ट आता है इसमें NEO-PI टेस्ट। तो ये 3 टाइप के टेस्ट है जो आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, किसके लिए यूज होते हैं, पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसमें आपके पास आता है रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके सारे टेस्ट। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। तो आपके पास सबसे पहले आती है इसमें टर्म डिसलेक्सिया। तो इसमें आपके पास पढ़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, उसमें उसको क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी। दूसरी आती है डिस्ग्राफिया। तो इसमें आपके पास राइटिंग डिसेबिलिटी, यानी लिखने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो उसे क्या कहा गया है, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट आती है डिसकैलकुलिया, डिफ़िकल्टी इन मैथ, कैलकुलेशन में अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी है, आपकी डिसेबिलिटी है, तो आपका उसको क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट आता है डिसमॉर्फिया। तो आपके पास ये डिसमॉर्फिया एक मेंटल इल्यूजन है, जिसमें आप जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है कि उनके शरीर के बहुत सारे पार्ट क्या हैं, छोटे हैं, औरों के कंपैरिजन में कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका अफेजिया। तो इसमें आपके पास लैंग्वेज डिसऑर्डर आ गया, जैसे कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम होगी आपकी, या कोई बोल नहीं पा रहा है अच्छे से आपकी। तो ये सारी चीज़ें कायम आती है अफेजिया में। नेक्स्ट आता है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या है, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को कहते हैं। इसमें आपके पास लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन होता है, बच्चा सोसाइटी में ज़्यादा दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पाता है अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना सोशल आइसोलेशन में रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑटिज़म कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें PTSD। तो PTSD की फुल फॉर्म क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये कब आता है आपका, ये भी आपसे पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। ADHD आपका एक बार पूछ लिया गया था। तो इसमें आता है ट्रॉमा, अगर आप किसी को ट्रॉमा आ जाता है उसके बाद उसमें एक डिसऑर्डर आ जाता है। तो ADHD की फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपके पास अटेंशन पावर लेस होती है, कि आपका बच्चा किसी आपके फोकस नहीं कर पाता है लर्निंग के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, आपके पास ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आपके दिए गए हैं लर्निंग कर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व जो आपके बनते हैं ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। पहला आता है स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपका इस तरह से अगर ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट, तो आपके पास किस तरह की आपकी लर्निंग होगी, कांस्टेंट रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यानी कि कोई बच्चा 60% स्कोर कर रहा है 10th में, और उसने 12th में भी क्या कर दिया, 60% ही स्कोर कर दिया, तो उसका कर्व किस तरह का होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व, जिसे कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है। तो इसमें आपका किस तरह से होगा, तो शुरू में कैसा होगा, आपका स्लो राइज होगा, स्लो राइज होगा। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, स्लो राइज। तो अगर आपके पास इस तरह से ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, तो आपके पास किस तरह का होगा, तो ये आपका पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड कर्व है, स्लो राइज इन बिगिनिंग एंड दिस इनिशियल राइज ग्रेजुअली इंक्रीज। तो ये आपका राइज कैसा कर रहा है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ आपका कैसे में बनेगा, पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है आपके पास, कि जो आपकी हम टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, इनिशियली आपकी टाइपिंग स्पीड क्या रहती है, वेरी स्लो रहती है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम तो ये फास्ट होती जाती है और इम्प्रूव होती जाती है। नेक्स्ट आता है नेगेटिवली एक्सेलरेटेड या कन्वेक्स कर्व। तो आपके पास इसमें क्या होगा कि उल्टा कर्व बनेगा कन्वेक्स की लेंस की तरह। तो इस तरह से आपका शुरू में तो आपका रैपिड इंक्रीज हो रहा है, फिर आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका
इस तरह का कर्व कब देखने को मिलेगा कि आपके पास जो बच्चा है तो उसके जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपके पहले दूसरे और तीसरे घंटे में क्या है, आपकी लर्निंग फास्ट होती है, आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो। बट उसके बाद कैसे होगा आपका कि आपकी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूसली 10 आवर तक पढ़ोगे तो पहले 3 आवर में आप फास्ट लर्न करोगे, उसके बाद आपकी लर्निंग स्पीड कम होती जाएगी। नेक्स्ट आपकी आती है एक एस शेप्ड और मिक्स्ड कर्व बनता है आपका, कि आपका कर्व किस तरह से बन रहे हैं, मिक्स्ड कर्व बन रहा है, एस शेप्ड मिक्स्ड कर्व, इस तरह से आपके ग्राफ बनते जा रहे हैं। तो ये किस में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है कि किसी एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, तो इसमें आपका कौन सा कर्व बनेगा, एस शेप्ड कर्व बन सकता है। नेक्स्ट होती है ट्रांसफरिंग ऑफ लर्निंग, यानी कि आप जो सीख रहे हैं, आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है न्यू लर्निंग में। तो इसमें आपकी पहली आती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यदि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको फैसिलिटेट कर रही है, हेल्प कर रही है आपकी न्यू लर्निंग में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहती है। जैसे नॉलेज ऑफ हिंदी, अरे आपको हिंदी आती है तो आपकी ये हेल्पफुल होगी आपकी संस्कृत की लर्निंग में, तो ये आपकी सहायता किस में करेगी, संस्कृत को लर्न करने में। दूसरी आती है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि यदि आपकी पिछली जो आपकी शिक्षा है वो या नॉलेज है वो आपको हेल्प नहीं कर रही है न्यू लर्निंग में, तो उसको कैसे कहते हैं, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे आपके पास यदि आपने काउंटिंग इंग्लिश में सीख ली तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा बाद में उसको हिंदी में सीखना, तो ये आपका इसका एग्जांपल था। नेक्स्ट आती है जीरो लर्निंग, यानी कि यदि आपकी प्रीवियस नॉलेज आपकी ना तो हेल्प कर रही है न्यू लर्निंग को सीखने में, या आपके कोई हेल्प नहीं कर रही है, ना तो ये आपका कोई इसमें आपके पास हिंड्रेंस आ रही है आपके पास इसको लर्न करने में। जैसे कि आपको अगर खाना बनाना आता है तो आपका ये हेल्प नहीं करेगा आपको कि आप गाड़ी सीख रहे हो अभी, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, तो इसको क्या कहेंगे, जीरो लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट आती है मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, आपकी ये मेंटल कैपेसिटी है टू स्टोर, रिकॉल और रीऑर्गेनाइज द इवेंट्स जो आपके ज़िंदगी में पहले घट चुके हैं। तो आपके पास अगर प्रोसेस ऑफ मेमोरी की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है आपके एनकोडिंग, उसके बाद आती है स्टोरेज, उसके बाद आता है रिकॉल या रिट्रीवल, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रोसेस में आती है। तो आपके पास कौन कौन सी मेमोरी रहती है, एपिसोडिक मेमोरी रहती है। दूसरी आपकी इसमें क्या क्या होता है, एपिसोडिक मेमोरी में रिकलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स, जो आपकी ज़िंदगी में स्पेसिफिक इवेंट्स हुए उनकी आपकी कलेक्शन रहती है। दूसरी आपके पास सिमेंटिक मेमोरी आती है, इसमें आपके क्या क्या रहते हैं, जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स रहते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी में क्या हो सकते हैं, रिकॉल ऑफ स्किल्स एंड टास्क, आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई आप अपनी स्किल्स और टास्क को याद कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो अभी आपके चल रहा है करंट में, ठीक है, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हो उसी टाइम, जो कुछ उस टास्क के पूरा होने के बाद आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है सेंसरी मोटरी, तो इसमें आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन रहती है सेंसरी से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका आता है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी, तो आपके पास इसमें क्या क्या रहता है, आपके पास इसमें आपके पास एक्शन इन द फ्यूचर, ठीक है, तो आपके पास जो प्रीवियस में एक्शन हुआ है आपके जो प्रीवियस लाइफ में हुए हैं तो उनको आपके रिमेंबर होते हैं। जैसे आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं तो आपकी अपने आप वो फ्यूचर में आपके काम आते हैं। नेक्स्ट आती है इम्प्लिसिट मेमोरी, तो ये आपके पास अनकॉन्शियस रिकॉल दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, तो इसमें क्या आते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी में याद रखेंगे आप इसको, जो जैसे आपके पास फीलिंग ऑफ पेन है, हमने अभी डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें आपकी रिकॉल आ जाती है तो आपको अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, आप डर जाते हो एकदम से, जैसे हमारे ड्रीम्स आते हैं रात को, बैड ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी में है। नेक्स्ट आती है एक्सप्लिसिट या डिक्लेरेटिव मेमोरी, तो इसमें आपके पास कॉन्शियस रिकॉल ऑफ द फैक्ट्स आती है, जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं आपके टीचिंग मेथड्स, तो इसमें सबसे पहले आता है इंडक्टिव मेथड, तो इसमें आपके पास पहले क्या करोगे, आप एग्जांपल दोगे बच्चों को, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन को उसके ड्रॉ करोगे। तो इसमें आपके पास कहाँ से कहाँ को मूवमेंट होती है, पर्टिकुलर टू जनरल, दूसरी होती है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और नॉन से अननोन की तरफ टीचर मूव करता है।
तो पहले नॉन थिंग्स की बात करेगा, उसके बाद अननोन थिंग की बात करेगा। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले रूल पढ़ाओगे, उसके बाद आप उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दोगे बच्चों को। तो ये अपोजिट होता है इंडक्टिव मेथड के। इसमें जनरल टू पर्टिकुलर मूवमेंट होती है और आपकी एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। तो आपके पास और क्या होता है, इसमें कॉन्सेप्ट पहले बताया जाता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है एनालिसिस मेथड। तो इसमें आपके पास क्या किया जाता है, एक यूनिट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करोगे। जैसे आपके पास एक बड़ी यूनिट है, उससे आपने क्या कर दिया, 3 छोटे छोटे पार्ट बना दिए और बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाया। ठीक है, तो इसमें आपके इसको लॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। इसमें आप अननोन से नोन की तरफ मूवमेंट करते हो और ये क्या है, एक एंशिएंट मेथड ऑफ लर्निंग है या टीचिंग है। तो आपके पास इसमें दूसरा मेथड आता है सिंथेसिस मेथड। इसमें आपके पास क्या होगा, छोटे छोटे जो आपके स्मॉलर पार्ट उनको आप ज्वाइन करोगे और उसके बाद बच्चों को एज ए यूनिट पढ़ाओगे। जैसे हमारे पास +1 2 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। तो टीचर क्या करेगा, उन सभी को एक जगह में कलेक्ट कर दूंगा और उन्हें एक ही जगह में पढ़ाएगा एज ए यूनिट। तो इसमें आपके नॉन टू अननोन मूवमेंट होती है। तो नेक्स्ट आता है आपका ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इस मेथड को आई डिस्कवर मेथड भी कहते हैं, कि जो बच्चे को है खुली छूट दी जाती है उसको खुले एनवायरनमेंट में सीखने की। तो इसका जो प्रिंसिपल रहता है ह्यूरिस्टिक मेथड का, वो लर्निंग बाय डूइंग होता है। लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा अपने आप करके सीखेगा। तो इसमें आपके पास साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे में डेवलप होता है। तो ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये मेथड, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है लेक्चर मेथड। तो ये किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है। याद रखेंगे आप, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा है, लेक्चर मेथड है। तो इसमें आपका मुख्य रूप से किसका रोल रहता है, मेन रोल किसका रहता है, टीचर का रहता है। जो लर्नर होते हैं वो सिर्फ सुनने वाले होते हैं, उनका ज़्यादा रोल इसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है प्ले वे मेथड। तो ये फ्रोबेल और हेनरी कुक ने दिया था। या तो आपको दोनों में ये नाम मिल जाएंगे तो आपने दोनों टिक करने हैं, या नहीं तो आपने फ्रोबेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें आपकी लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपके ध्यान में रखा जाता है, उससे उस तरह से आपकी टीचिंग की जाती है। तो ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे ये सारे मेथड। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें आपके डिफरेंट मेथड्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। फर्स्ट आता है इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो ये ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी है। ये किसने दिया था, विल्हेल्म वुंट ने दिया था। तो हमने बात भी की थी शुरू में। तो इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो इसका मतलब क्या हुआ, लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल मेथड का हुआ लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपका साइकोलॉजिस्ट होता है वो ऑब्जर्व करता है बिहेवियर, उसके साथ इंटरेक्शन किए बिना दूसरे आदमी के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। उस मेथड को क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, ये लाइन आपकी से पूछी गई थी एक बार, दिस इज डन इन नेचुरल सेटिंग और लेबोरेटरी सेटिंग। कहाँ पे होता है, उस मेथड को कौन सा मेथड है जिसे नेचुरल सेटिंग और लेबोरेटरी सेटिंग में किया जाता है, उसे ऑब्जर्वेशनल मेथड कहा जाता है। तो आपका ये आपका केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड कहाँ होता है, केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है। तो साइकोलॉजिस्ट चेंज करता है वन वेरिएबल को, ठीक है, तो उसका इफेक्ट देखता है किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूछी गई थी आपकी, वह कौन सा मेथड है जिसमें आपका साइकोलॉजिस्ट वन वेरिएबल को चेंज करके दूसरे वेरिएबल को स्टडी करता है। तो ये आपका मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। उसमें से उसको बेस्ट लगेगा, जो बेस्ट सूट होगा उस पर्सन के ऊपर, तो वो उसका यूज करेगा। तो ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें केस स्टडी मेथड को स्टडी करने रहता है, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, जिस ऐप का कौन से मेथड में डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल की जाती है, वो आपका है केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट आता है आपका क्लिनिकल मेथड। तो इसका यूज़ किया जाता है बेटर सोशल एडजस्टमेंट के लिए। इसमें आपके जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको रेमेडियल मेजर भी बताते हैं, रेमेडियल मेजर।
ताकि आप सोशल में अच्छे से एडजस्ट हो सके। तो वो कौन सा मेथड है? क्लिनिकल मेथड है। तो ये आपका याद रखेंगे आप, इनके बीच में डिफरेंस कैसे करोगे। इसमें आपके पास रेमेडियल मेजर भी मिलते हैं आपको क्लिनिकल मेथड में। तो इन डेप्थ स्टडी होती है एक किसी व्यक्ति के बिहेवियर की, किस मेथड में? क्लिनिकल मेथड में। तो आप ये इम्पोर्टेंट है आपकी ये मेथड सारे, यहाँ से एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने मैक्सिमम सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप 25+ ईजिली इससे स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।